हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लोकेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। हम इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ रहे हैं बच्चों। इंटरफेरेंस के मैं आपके पहले तीन वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ बेसिक कंडीशंस बताई। उसके बाद मैंने मैथमेटिकली आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी निकालना बताया, और कंडीशन फॉर ब्राइट और डार्क फ्रिंज मैंने आप लोगों को वहाँ पे समझाई थी पिछले वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या आई थी बच्चों वहां पे? कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या मिली थी बच्चों आपके पास वहां पे? उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना था बच्चों? एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितने के बराबर था? 2n पाई के। ये कंडीशन थी बच्चों हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दो। एंड कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज क्या आई थी बच्चों? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी बच्चों? 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, n की वैल्यू बच्चों यहाँ से 0 1 2 0 1 2। ठीक है, और कंडीशन फॉर ये वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? डेल्टा 5 2n-1 इंटू में पाई। n की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, n की वैल्यू अगर बच्चों जीरो से लेते हो तो यहाँ बीच में प्लस ले लेना। बीच में प्लस लोगे तो n की वैल्यू आप जीरो से शुरू कर सकते। ठीक है बच्चों, देखो हम क्या पढ़ रहे थे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बच्चों? एक सोर्स है, ये सोर्स से रेडिएशन आपके पास ऐसे जा रही है। ठीक है, आप रेडिएशन को पैरेलल करना चाहो, पैरेलली दिखाते हो स्लिट। अगर स्लिट आपके पास बनी हुई है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे आपके पास जब ये वेव यहाँ से यहाँ जा रही है, ये पैरेलली ये लाइट रे वेव यहाँ से जाएंगी बच्चों, यहाँ से, तो आपने देखा कि एक वेव जो यहाँ से यहाँ जाएगी या यहाँ से यहाँ जा रही, तो मैंने कहा कि सेंटर पे हमेशा कैसे फ्रिंज बनेगी बच्चों? ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे कैसे फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों कि व्हाई इज द ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर? व्हाई एट द सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड? क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई at the center bright fringe is obtained. Fringe is obtained. सेंटर पे कैसे फ्रिंज मिलती थी बच्चों? ब्राइट। क्यों मिलती है ब्राइट? देखो बच्चों, मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक बार मैं फिर से बताती हूँ क्वेश्चन को, 2 मिनट बाद देखते हैं दोबारा से। मैं आपको क्या बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में? यंग्स एक्सपेरिमेंट समझाया था। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया बच्चों ये सोर्स है, ये सोर्स से आपके पास वेव फ्रंट निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों यहाँ से कि मान लिया जब ये रे ऑफ लाइट, ये वेव फ्रंट है बच्चों, जब ये वेव फ्रंट है, एगेंस ने इसको वेव फ्रंट ही कहा था, पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा बच्चों। ठीक है, ये वेव फ्रंट बच्चों आगे बढ़ रहा है, तो स्क्रीन पे ये कैसे फ्रिंज बनाता है बच्चों? ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट, और फिर कैसे फ्रिंज बनाता है बच्चों? डार्क, फिर ब्राइट, ठीक है, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ठीक है, और सेंटर पे मैं कह रही थी बच्चों कि हमेशा सेंटर पे हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों? ये वेव फ्रंट है। ब्राइट फ्रिंज कब बनती है बच्चों? जब क्रस्ट क्रस्ट पे गिरता है। और डार्क कब बनती है बच्चों? जब क्रस्ट ट्रफ पे गिरता है। क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो कैसी फ्रिंज बनती थी बच्चों? ब्राइट। यहाँ पे इंटेंसिटी बच्चों मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिंज कैसी बन रही थी बच्चों? ब्राइट, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे हो जाती है बच्चों? मिनिमम। तो यहाँ पे कैसी फ्रिंज मिल रही थी आपको? डार्क। तो मैंने इसको समझाने के लिए बताया था बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में कि आप समझने के लिए ऐसे मान लो कि रेड पेन वाला मेरे पास क्या है? क्रस्ट है। रेड पेन से जो मैं मार्क कर रही हूँ मैं, वो मेरे पास क्रस्ट है। रेड पेन से जो मार्क कर उसको मैं क्रस्ट कह रही हूँ, और मैं जो ब्लैक पेन से कर रही हूँ रोटेट, उसको मैं ट्रफ कह रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास ये रेड, फिर ये मेरे पास बच्चों देखो ट्रफ, मैं 1 या 2 बना के दिखा रही हूँ आपको आराम से। ठीक है, ये मेरे पास ट्रफ ऐसे जा रही है बच्चों, फिर ये आगे बढ़ेगी बच्चों क्रस्ट। ठीक है, फिर ये बच्चों ट्रफ,
इसी तरह बच्चों ये यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, यहाँ पे आपके पास कि ये आपके पास क्रस्ट, ठीक है, फिर बच्चों ये यहाँ पे आपके पास ट्रफ। इस तरह से बच्चों ये नंबर ऑफ वेव्स आ रही है आपके पास। तो देखो आपको आप कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, मैंने तो ये अभी ऐसे अपनी मर्जी से बना दिया था। अभी देखो आपको अभी यहाँ से दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली देखो ये रेड रेड पे मिल रही है और डॉट डॉट पे, तो ये सेंट्रल मान ली कहीं भी जाएगी बच्चों ऐसे, तो ये यहाँ पे कैसे फ्रिंज बनाएगी बच्चों, ब्राइट। जहाँ पे बच्चों क्रस्ट क्रस्ट पे गिर रहा है या डॉटेड डॉटेड पे गिर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। और जहाँ पे क्रस्ट किस पे गिर रहा है बच्चों, ट्रफ पे। क्रस्ट किस पे गिर रहा है बच्चों, ट्रफ पे, तो कैसे फ्रिंज बनाएगा बच्चों, डार्क। अब देखो अगले लाइन में, यहाँ देखो, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से ये कैसा आ रहा है आपके पास इधर, ये देखो ये क्रस्ट ट्रफ को काट रहा है बच्चों यहाँ पे। तो क्रस्ट ट्रफ मतलब कि क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, ट्रफ को मैंने ब्लैक का और क्रस्ट को मैंने रेड कह दिया समझाने के लिए। तो देखो ये यहाँ पे कट कर रहा, तो जब मैं ऐसे रेज को मिलाऊंगी बच्चों कहीं पे, तो वो कैसी फ्रिंज बनाएगी यहाँ पे, डार्क फ्रिंज। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखो कहीं पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास इधर पे एक वेव और लेके दिखा दूं मैं यहाँ से, ये मेरे पास बच्चों क्रस्ट, ठीक है, ये फिर मेरे पास कहीं पे बच्चों ये ट्रफ, ठीक है, और भी वेव आ रही होंगी बच्चों यहाँ ऊपर से ऐसे, क्रस्ट, ठीक है, तो कहीं कट रही होगी, बस मैं मेरे पास 2-3 मुझे मिल गई, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो ब्लैक रेड को काट रही है, तो ये यहाँ पे कैसी फ्रिंज बनाएगी बच्चों, डार्क, ठीक है। फिर देखो ये डॉटेड डॉटेड पे है बच्चों, तो ये फिर यहाँ पे कैसे बनाएगी, ब्राइट। ऐसी नंबर ऑफ वेव्स होंगी बच्चों जो ब्राइट डार्क आपके बनाते। देखो अभी आगे आ रही है बच्चों, देखो ये वाली ऐसे, तो क्रस्ट ट्रफ पे बन रहा होगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आगे जाके ब्राइट बनेगी, इससे पहले ब्राइट बन रही होगी कहीं पे बच्चों, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या बन रही है बच्चों, ब्राइट, फिर ये इसके जस्ट थोड़ी सी नीचे, फिर ये बना रहा है आपको डार्क। मिलीमीटर से कम गैप होता है बच्चों, सेम ऊपर वही पैटर्न, जो नीचे पैटर्न होता है बच्चों वही ऊपर होता है, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे देखो इसको काट रही, तो ये डार्क, ये इसको काट रही, तो बच्चों देखो यहाँ पे ब्राइट, तो क्या मिल रही है आपको, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही। तो ये बताया था मैंने कि इंटरफेरेंस पैटर्न में यंग जी ने क्या ऑब्जर्व करा, जब ये वेव फ्रंट जा रहा है। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि आपके पास जो कोहेरेंट सोर्स बनता है, आपके पास यहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो किसके डिवीजन के कारण होता है, कोहेरेंट सोर्स वेव फ्रंट के डिवीजन के कारण। किसका डिवीजन होता है बच्चों, यंग डबल स्लिट में किसका डिवीजन हो रहा है, वेव फ्रंट का डिवीजन हो रहा है। तो कोहेरेंट सोर्स हमें किसके कारण मिल रहा है बच्चों, ड्यू टू द वेव फ्रंट डिवीजन, ड्यू टू द वेव फ्रंट डिवीजन इन द यंग डबल स्लिट। देखो वेव फ्रंट का जो डिवीजन हो रहा है ना बच्चों, ये वेव फ्रंट ही तो जा रहे थे, यही तो टूट रहे हैं ना कहीं पे आपस में, क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो हमें मिलती है बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो लिखोगे इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसका डिवीजन होता है बच्चों, वेव फ्रंट का। किसके डिवीजन के कारण हमें कोहेरेंट सोर्स मिलता है बच्चों, वेव फ्रंट के डिवीजन के कारण। किसके कारण मिलता है, ड्यू टू द वेव फ्रंट डिवीजन, ठीक है। लिखिए बच्चों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में लिखाया था कि कोहेरेंट सोर्स आर ऑब्टेन इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो मैंने लिखा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, ठीक है। तो किसका डिवीजन होता है बच्चों, इसमें वेव फ्रंट का डिवीजन होता है, इनमें किसका डिवीजन होता है, वेव फ्रंट का। और न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन फिल्म इंटरफेरेंस में किसका डिवीजन होता है बच्चों, वहां पे एम्पलीट्यूड का डिवीजन होता है। यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है बच्चों, वेव फ्रंट का डिवीजन। नोट करिए बच्चों, ये लिख लो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन, कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन by the division, wave front division, by the wave front division। किसका डिवीजन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वेव फ्रंट का डिवीजन, ठीक है। ये बात मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाई थी, एक बार फिर से बता दी आपको रिपीट करने के लिए। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इस सेंट्रल फ्रिंज, हमेशा सेंटर पे
ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो सेंटर पे ब्राइट क्यों बनती है, पहले बात तो हम ये करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगी। ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। कर लिया नोट? ठीक है, अब बात करते हैं कि y at the center in young double slit experiment bright fringe is obtained। तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या कहा बच्चों कि एट द सेंटर, हमेशा सेंटर पे, हमेशा ये हमारे सेंटर है बच्चों, सेंटर पे जो भी दो वेव जाएंगी, ये स्लिट S1 है बच्चों, ये स्लिट बच्चों बहुत कम होती है, बहुत ही कम फाइन होल होता है, ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां से बच्चों ये वेव कहीं सोर्स से आ रही है बच्चों, ये वेव आपके पास कहीं पे सोर्स से आ रही है ऐसे। ठीक है, आप इसको पैरेलल करने के लिए वेव्स को स्लिट बनाते हैं ना, तो स्लिट के लिए पैरेलल लेंस भी लगा सकते हैं कि ये सोर्स है, सोर्स से आने वाली रेडिएशन ऐसे आ रही है, आगे लेंस लगा दिया तो ये पैरेलल हो जाएंगे बच्चों यहाँ से। ठीक है, पैरेलल रेडिएशन बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई नहीं, सोर्स से, एक ही सोर्स से रेडिएशन आ रही है। ठीक है, तो बच्चों देखो इस सोर्स से ये रेडिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, एक सोर्स से रेडिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने f2 कह दी। फ्रीक्वेंसी सेम होती है, कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन यही है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये P पॉइंट पे बच्चों कैसे फ्रिंज बना रही है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बना रही है। कैसे फ्रिंज बना रही है, पहला क्वेश्चन यही है, आपका क्वेश्चन याद रखना कि मैंने कहा कि एट द सेंटर हमेशा फ्रिंज कैसी बनेगी बच्चों, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्यों बनेगी, y at the center bright fringe is obtained, y at the center bright fringe is obtained, bright fringe is obtained। कि सेंटर के ऊपर ब्राइट फ्रिंज क्यों ऑब्टेन होती है। देखो बच्चों ये दो वेव आई, इन दोनों वेव के पाथ में कोई डिफरेंस है, जितना ये वेव चल रही है उतना ये वेव चल रही है, इसने भी मान लिया x डिस्टेंस चली तो इसने भी x चली, दोनों डिस्टेंस बराबर चल रही है, ये d डिस्टेंस होती है बच्चों, इसलिए डिस्टेंस होती है d। ठीक है, तो इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों, 0, मतलब डेल्टा x जो है आपका वो क्या बना, 0। कोई भी वेव जब सेंटर पे आ रही है तो उनका पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों, 0 है, और पाथ डिफरेंस 0 मतलब बच्चों n की वैल्यू 0 इसमें ही होती है। ठीक है, पाथ डिफरेंस 0 होता है, डेल्टा x की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू 0 लूं बच्चों, पाथ डिफरेंस क्या था, n लैम्डा। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या था बच्चों, n लैम्डा, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 लूं तो डेल्टा x क्या है, 0। और ये कंडीशन किसकी थी बच्चों, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन किसकी थी बच्चों, हमारे पास ये ब्राइट फ्रिंज की। तो आप लिखोगे एट द सेंटर path difference between two waves always 0, always 0। So at the center bright fringe is obtained, bright fringe is obtained। पाथ डिफरेंस 0 होता है बच्चों किस कंडीशन में, देखो डार्क की कंडीशन में तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, λ/2, λ3, λ/2 ऐसे आएगा, और 0 सिर्फ एक ही सिचुएशन में आएगा, किसमें, ब्राइट फ्रिंज। अगर क्योंकि सेंटर पे हमेशा कोई भी वेव आएगी उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 0 होगा, इसलिए सेंटर के ऊपर हमारे पास कैसी फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी बच्चों, हमारे पास ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी ऑलवेज। तो आपसे पूछे कि व्हाई इज द ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट द सेंटर, तो आप क्या कहोगे, एट द सेंटर पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ठीक है, नोट करिए बच्चों। कर लीजिए बच्चों नोट। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये d डिस्टेंस है ना, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। इस एक्सपेरिमेंट की बच्चों कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि d हमेशा ग्रेटर देन होगा इस d से, स्लिट के डिस्टेंस के बीच। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स,
ये डी कौन, डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, फिर लिखवाती हूँ। कर लिया, नोट कर लिया बच्चों। देखो एक बार यहां से ये हटा रही हूँ। तो ये देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बच्चों कुछ कंडीशंस भी थी। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी बच्चों, डी हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, डी के। मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। तो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, और स्मॉल डी क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन एंड स्लिट। और स्मॉल डी क्या बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, देखो जो वेवलेंथ आएगी बच्चों यहाँ पे, जो लैम्डा की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ से, जो वेवलेंथ आएगी यहाँ से आपके पास, वो ग्रेटर देन होगी किससे बच्चों, डी से। वो वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी बच्चों, डी से आपकी ज्यादा होनी चाहिए। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से, कर लिया। ये उल्टा लिखो बच्चों, लैम्डा लेस देन डी होगा, और ये डी की वैल्यू तो बच्चों किस में होती है, मिलीमीटर में, और लैम्डा की वैल्यू किस में होगी, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा जो आएगा ना वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम मतलब बच्चों 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, और ये 10⁻⁻3। तो आपके पास जो ये डी डिस्टेंस होगी बच्चों, ये मिलीमीटर में होती है। ठीक है, और ये लैम्डा किसके बराबर होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम्स। तो लैम्डा क्या होगा बच्चों, लेस देन होगा कहां से, किसमें आपका, डी से। नोट करिए जल्दी से, कर लिया। ये इस एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है कि जब ये आप सिचुएशन होल्ड करोगे तभी आपको यहाँ पे पैटर्न बच्चों मिलेगा। ऐसे कहीं पे भी लगाने से पैटर्न नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसमें और इसमें ही आपको यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, नोट करिए बच्चों आगे, लोकेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकेशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। हेडिंग डालिए बच्चों, लोकेशन फॉर, ये लिख लिया ना बच्चों सबने, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर रही हूं मैं लोकेशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। हेडिंग डालो बच्चों, लोकेशन फॉर पर्टिकुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए क्या बात करेंगे बच्चों, लोकेशन, कहां पे आपकी ब्राइट बनेगी, कहां पे आपकी डार्क। चलो बच्चों इसके लिए कैसे करते हैं देखते हैं। देखो बच्चों यहां से मैंने, ये आपकी स्लिट S1 और ये आपकी स्लिट S2, ये स्क्रीन है बच्चों, ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, ये डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द, कंडीशन ये है बच्चों, ये जो स्मॉल डी डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डी इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, और ये कैपिटल डी ये स्क्रीन है बच्चों। ठीक है, और ये स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बताई थी बच्चों, डी हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए डी से, और लैम्डा जो होगा, वेवलेंथ जो लाइट आएगी आपकी लैम्डा, वो लेस देन होगा बच्चों किससे, डी से। लैम्डा क्या होगा बच्चों यहाँ से, लेस देन होगा किससे, डी से। ठीक है, मान लिया बच्चों आपने ये कोई पी पॉइंट है, मान लिया मैंने, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क, कोई भी मान लिया यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन, लेट अस कंसीडर सपोज दैट। ठीक है बच्चों, देखो एक वेव यहां से यहां जाएगी बच्चों, और एक वेव यहां से यहां जा रही है। ठीक है, ये वेव जा रही है बच्चों, देखो वैसे सिंपली ये क्या जा रही है, ऐसे ये वेव जा रही है यहां से यहां, ये वेव जा रही है। ठीक है, वैसे मैं आपको
दिखा नहीं रही हूँ, ये वेव लाइन दिखा रही हूँ, पर ये क्या है बच्चों, वेव है। अभी 2 मिनट बाद बना दूंगी। ये क्या है बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या है, ये वेव है। ठीक है, यहां से क्या करा बच्चों, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहां से क्या करा आपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो आफ्टर दिस ये दोनों डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रही है। ये दोनों जो है यहां से क्या कर रही है बच्चों, बराबर क्या कर रही है, यहां से ट्रेवल कर रही है। कितनी डिस्टेंस, ये एक और डिस्टेंस मान लिया सेंटर, ये एक सेंट्रल वेव मान ली बच्चों, ये वेव है सब, ये सब यहाँ पे जाके भी मान लिया बच्चों कि ये एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है बच्चों, यहाँ पे ये थीटा। ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री। तो देखो ये भी मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल खींचू मैं यहाँ से, ये डी है। जब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल से कितना बना बच्चों, आपके पास थीटा बन जाएगा। ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपके पास हॉरिजॉन्टल से क्या बन जाएगा, थीटा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है बच्चों और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना बच्चों, यहाँ से 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, 90। तो ये एंगल कितना बन गया आपका, थीटा। मैं कह सकती हूँ ना, बताओ। देखो सिंपल, थीटा एंगल समझ लो फिर से। देखो ये ओरिजेंटल और इंक्लाइंड के साथ थीटा बन रहा, तो मैंने ये एक ओरिजेंटल ये डिस्टेंस था आपके पास, तो ये इसके साथ ये एंगल भी क्या बना बच्चों, थीटा। ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला आपने यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये पूरा सरफेस के साथ पूरा एंगल ये वाला, ये कितना बन रहा है 90, और ये थीटा है सिर्फ इतना, तो ये इतना कितना बचा बच्चों आपके पास, 90 माइनस थीटा, कितना रिमेनिंग रहा। तो ये देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल आपका 90, तो ये वाला एंगल कितना बच गया बच्चों, 90 माइनस थीटा। देख लो आपके पास ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, करके देख लो। देखो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, सब कैंसिल करके क्या मिला, 180 तो रह रहा है ना। ठीक है, समझ आई बच्चों, यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात में कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। ये यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, यहाँ पे कैसे फ्रिंज है बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने यहां से, कोई पी पॉइंट, कोई भी पी पॉइंट आप यहां मान सकते हो, पी पॉइंट आप यहां मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है बच्चों, डी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो दोनों में डिफरेंस है, देखो ये परपेंडिकुलर के बाद तो ये भी एक्स डिस्टेंस चल रहा है और ये भी एक्स चल रहा है, लेकिन ये इन दोनों में क्या पाथ डिफरेंस है। मान लो मैं इसको x1 कहूं और ये पूरी क्या है बच्चों, यहां से यहां तक की x2 है, ये पूरी क्या है वेव x2, तो दोनों में पाथ डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे। तो यहां से क्या करोगे बच्चों, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालोगे यहां से आप लोग, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस यहां से कैसे निकालोगे, यहां से देखो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा बच्चों, S2P माइनस S1P, और S2P को मान लिया बच्चों आपने क्या कहा था, x2, और इसको क्या कहा x1, तो मैं क्या कह दूंगी x2 माइनस x1। किसके बराबर आ गया बच्चों, पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा x। पाथ डिफरेंस जो है बच्चों आपके पास यहां से किसके बराबर आ गया, आपका डेल्टा x के। ठीक है, तो मेरे पास कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये पाथ डिफरेंस, ये वाली वैल्यू मैंने ये देखो ब्लू पेन से दिखा रही, ये इन दोनों वेव्स का क्या पाथ डिफरेंस, जो कि मेरे पास कितना है बच्चों, डेल्टा x। ये पूरी x2 थी बच्चों, ये इतनी x3 थी, तो यहां से यहां तक तो दोनों x1 ही चल रहे हैं परपेंडिकुलर से पहले, तो x2 माइनस x1 क्या दे रहा है, ये इतना सा पाथ डिफरेंस डेल्टा x। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं बच्चों डेल्टा x की वैल्यू, क्या बनेगी डेल्टा x। मेरे पास ये वैल्यू नहीं पता मुझे, देखो ये डेल्टा x है, ये ट्रायंगल बाहर निकालो, एक देखो ये ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, ये एक मेरे पास ऐसे ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और ये एंगल है बच्चों मेरे पास यहाँ से जो मैंने परपेंडिकुलर डाल रखा, तो ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को नाम दे दो बच्चों, ये S1 पॉइंट है, ये S2 पॉइंट,
ये S1 पॉइंट, ये S2 पॉइंट, ये मैंने M पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू आई बच्चों मेरे पास डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस बता रही है। देखो ये वाली वैल्यू क्या बता रहा है, पाथ डिफरेंस। तो मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू डी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं पाथ डिफरेंस कैसे निकालूंगी, डेल्टा एक्स बाई डी। यहां से देख लो, ये दिख रहा है ना सब, डेल्टा एक्स बाई डी, या यहां से देख लो डेल्टा एक्स बाई डी क्या बना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों, क्या बना साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी साइन थीटा। देखो ध्यान से देखो, ये डेल्टा एक्स, ये अपॉन डी, ये डी डिस्टेंस स्लिट विड्थ, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी साइन। तो पाथ डिफरेंस कितना आया बच्चों मेरे पास, डी साइन थीटा, ठीक है। अब फॉर ब्राइट फ्रिंज, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज कह दो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कहोगे बच्चों, पाथ डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर थी, एन लैम्डा की। पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितने के बराबर थी, एन लैम्डा की। तो यहाँ पे पुट कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो क्या है बच्चों, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से लैम्डा बाई डी के, एन लैम्डा बाई डी के। इतना नोट करो बच्चों, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट बच्चों, कर लिया भाई, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो यहां से, अब मेरे पास बात कर रही हूँ बच्चों मैं फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, किसके लिए बात कर रही हूँ मैं, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, क्या उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो बच्चों यहां से फर्स्ट ब्राइट के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, यहां से लैम्डा बाई डी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाई डी। पर देखो बच्चों यहाँ पे क्या ये लिख लिया बच्चों, यहाँ से नोट कर लिया, हो गया नोट, हो गया बच्चों नोट, क्लियर हो गया सबको। अब देखिए बच्चों यहां से मेरे पास ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे पास मैंने क्या कहा था कि लैम्डा जो है वो किस में होगा, 4000 एंगस्ट्रोम या 6000 एंगस्ट्रोम के आसपास हम लोग यूज करते हैं सोडियम लाइट वगैरह। तो लैम्डा की वैल्यू किस में होगी बच्चों, 4 × 10⁻³ × 10⁻⁻10 10⁻⁷ में होगी। और डी किस में होती है बच्चों, मीटर में, मीटर के अंदर बात, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेस देन होगी किससे, डी। वेवलेंथ जो है बच्चों बहुत छोटी होगी, किससे, इस डी से। तो जो ये देखो, ये स्लिट से जो वेव जा रही है, ये स्लिट से वेव जा रही है, ये यहां से जो वेव जा रही है, तो इस सरफेस के बच्चों ये एंगल क्या बनाएगी, बहुत कम बनाएगी, क्या बनाएगी ये, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है। तो जो डिफरेंस आएगा बच्चों, ये तो आपको समझाने की थोड़ा बड़ा दिखा रही हूँ, तो बहुत ही कम एंगल बना रही होगी वेव एक दूसरे के साथ। तो आप क्या कहोगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं बच्चों tan थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं ये कंडीशन। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगी बच्चों, tan थीटा, क्या लिख दूंगी मैं, tan थीटा बराबर लैम्डा बाई डी। अब देखो इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से देखो, इसको नाम दे दिया आपने बी, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए था ये, तो बच्चों ओ पॉइंट पे इसको नाम दे दो, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ओ पॉइंट है जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ओ एम पी। देखो नाउ इन ट्राइंगल ओ एम पी, तो देखो एक ट्राइंगल बन रही है, देखो यहां से जहां मेरा पेन चल रहा, ओ एम, फिर ये बच्चों यहां तक, और फिर ये देखो ये आ रही, ये वाली ट्राइंगल, ये देखो ये यहां से, ये एक ट्राइंगल बन रही है बच्चों पूरी, मैं निकाल के दिखाऊं, ये यहाँ पे ऐसे बन रही है, ये ओ जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ये एम और ये पी, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों मेरे पास डी, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों मेरे पास वाई, और ये एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे थीटा।
ये एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, थीटा। ठीक है, ये सब बता दो मैं, यहाँ पे समझ आ रहा है, नहीं ज्यादा लाइनें हो जाएंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये ओ एम पी एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों यहाँ से, तो मैं क्या कह सकती हूँ, इससे tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, y बाई डी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या, इसको 1 मान लो बच्चों, इसको 2 मान लो, क्या लिख सकती हूँ, y बाई डी बराबर लैम्डा बाई डी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लैम्डा डी बाई। ये क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ये क्या आ गई बच्चों, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, मतलब यहां से स्क्रीन से कहीं पे भी लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही हो सेंटर से। किससे बात कर रही हूँ बच्चों मैं, सेंटर से। सेंटर से इतने डिस्टेंस पे क्या बन रही होगी बच्चों, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही। तो वाई क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। पोजीशन ऑफ फ्रिंज वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है मैंने पी माना थी, वाई लैम्डा बाई डी आ जाए। तो ये बच्चों ओ से यहाँ पे पी पॉइंट पे इतनी डिस्टेंस पे क्या बन रही होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया। अगर बच्चों बात करो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की, तो उसमें डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 लैम्डा के। अरे डेल्टा एक्स की कंडीशन क्या थी, n लैम्डा, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए n की वैल्यू 1 ले ली, सेकंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू क्या ले लोगी, 2। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 लैम्डा। कितनी आ जाएगी बच्चों वहां पे, वो 2 लैम्डा। तो ये फर्स्ट ब्राइट के लिख लिया। अब देखिए फॉर सेकंड ब्राइट, फॉर सेकंड ब्राइट, तो लिखिए फॉर सेकंड ब्राइट। सेकंड ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 लैम्डा। ठीक है, तो मेरे पास क्या था बच्चों, यहाँ पे मैंने ऊपर से हटा दिया, ये यहाँ पे इधर लिख रही हूँ। देखो मेरे पास क्या आया था, यहाँ से डेल्टा एक्स किसके बराबर आया था, डी साइन थीटा की। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 लैम्डा डी साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो गया फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज। किसके लिए बात कर रही हूँ बच्चों, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए। साइन थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, 2 लैम्डा बाई डी। बस यहाँ पे 1 लैम्डा की जगह 2 लैम्डा आ जाएगा सेकंड ब्राइट के लिए, थर्ड ब्राइट के लिए यहाँ 3 लैम्डा आ जाएगा, फोर्थ ब्राइट के लिए यहाँ 4 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 लैम्डा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा बच्चों, यहाँ ये 2 लैम्डा। तो सेकंड ब्राइट पोजीशन कहाँ मिलेगी बच्चों, ये सेकंड ब्राइट की पोजीशन है। सेकंड ब्राइट पोजीशन कहाँ मिलेगी, 2 लैम्डा बाई डी पे। सिमिलरली थर्ड ब्राइट कहाँ मिलेगी, 3 लैम्डा डी बाई डी। और तीसरी ब्राइट, ये दूसरी के लिए लिखो पहले, जल्दी से लिख लिया दूसरी के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली लिख दोगे, थर्ड ब्राइट फ्रिंज भी कहाँ मिलेगी, 3 लैम्डा डी बाई डी पे। थर्ड ब्राइट फ्रिंज भी कहाँ मिलेगी बच्चों, 3 लैम्डा बाई डी पे। सिमिलर थर्ड के लिए n की वैल्यू कितनी ले लोगे, n की वैल्यू तो वैरी कर रही है बच्चों, 1 2 3। 0 था तो यहाँ पे सेंटर पे आ गई, n की वैल्यू 0 के लिए तो सेंटर पे आ गई बच्चों ब्राइट फ्रिंज। n की वैल्यू 1 के लिए क्या है, लैम्डा डी बाई डी। n की वैल्यू 2 के लिए क्या है, 2 लैम्डा डी बाई डी। n की वैल्यू 3 के लिए क्या है, 3 लैम्डा डी बाई डी। 4 के लिए 4 लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो 4 ये किसकी पोजीशन निकाल रही हूँ मैं, ब्राइट फ्रिंज की। किसकी पोजीशन निकाल रही हूँ पहले मैं, ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, ये नोट कर लिया। आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली सिमिलरली फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन क्या है बच्चों, लैम्डा डी बाई डी। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है बच्चों, 2 लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली आप लिख लोगे थर्ड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या आएगी, 3 लैम्डा डी बाई डी एज सो। और एन ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कितनी हो जाएगी बच्चों, एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो ये पोजीशन किसकी आई बच्चों, ब्राइट फ्रिंज की। ये लैम्डा नहीं, वाई था ये हमारे पास, वाई वाई। तो ये क्या आ गई बच्चों, nth ब्राइट फ्रिंज पोजीशन, nth ब्राइट फ्रिंज पोजीशन। नोट करिए जल्दी से। फ्रॉम सेंटर
कहां से आई है बच्चों? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट बच्चों? कर लिया नोट? अब देखो बच्चों आगे, ठीक है, इतना क्लियर सबको? आगे देखिए बच्चों यहां से अब बात करते हैं फॉर डार्क फ्रिंज पोजीशन। अभी तक किसकी बात कर रहे थे बच्चों? ब्राइट फ्रिंज की। अभी तक किसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं? ब्राइट की। अब बात करते हैं फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए बच्चों कंडीशन क्या थी? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2n-1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू 1 2 3। एन की वैल्यू 0 लिखोगे तो यहाँ पीछे प्लस लगा देना। डेल्टा एक्स क्या आएगा बच्चों? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। मतलब इन पोजीशन पे हमें क्या मिल रही थी बच्चों? ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। इन पोजीशन पे क्या मिल रही थी हमें? तो डार्क फ्रिंज। तो लिखो फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो बच्चों वही निकालेंगे इस ट्राइंगल से। देखो ये डेल्टा एक्स बाई डी क्या बना? डेल्टा एक्स बाई डी क्या बन गया बच्चों? साइन थीटा। देखो ये वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल यहां से ये S1 S2 और ये क्या नाम दिया था बच्चों मैंने? ए। S1 S2 ए, कोई भी नाम दे रखा मुझे ध्यान नहीं है मैंने अभी क्या नाम दिया था। S1 S2 इंटू ए लिख देती हूँ मैं, ये वाला पॉइंट फ्रॉम ट्राइंगल S1 S2 इंटू ए, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल S1 S2 ए, देखो S1 S2 ए, जो भी ट्राइंगल, ए नाम दे दिया मैंने, है ना। पहले हो सकता है मैंने कोई और नाम दे रखा हो, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स बच्चों और ये आपका डी, तो ये बना बच्चों साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? डी साइन थीटा। और फर्स्ट डार्क के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? लैम्डा बाई 2। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के आप पुट कर दीजिए लैम्डा बाई 2, डी डी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? लैम्डा बाई 2d, ठीक है। वही बात बच्चों कि लैम्डा लेस देन है किससे? डी से। थीटा वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल है बच्चों तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके? टेन थीटा के। तो मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा बराबर होगा लैम्डा बाई 2d की। और यहाँ इस ट्राइंगल से निकाले। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी बन रही है बच्चों? ये एम ओ पी, ये एम ओ पी ट्राइंगल, ये पी पॉइंट है बच्चों। तो क्या बन रहा है बच्चों यहाँ से? टेन थीटा की वैल्यू, ये वाई और ये डी डिस्टेंस, ये ट्राइंगल बन रही है बच्चों हमारे पास एम ओ पी, ये वाई डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस। तो वाई बाई ये एंगल थीटा है बच्चों, यहां से क्या बना? वाई बाई डी किसके बराबर हो गया? टेन थीटा। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों नोट? अब इसको हटा दो मैं बच्चों, दिख रहा है सबको अब ये, ठीक है। हटा दो मैं यहाँ से, ऊपर से डायग्राम को हटा रहा हूँ बच्चों। लिख लिया होगा, बना लिया होगा ना कई देर होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या मिला बच्चों आपके पास? इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। क्या बना? ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा के बराबर है। तो यहाँ से क्या बना बच्चों? y बाई डी बराबर है लैम्डा बाई 2d। तो y की वैल्यू फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या बना? लैम्डा डी बाई 2d। तो ये पोजीशन किसकी आ गई बच्चों? पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। किसकी पोजीशन आ गई बच्चों? ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज। सिमिलरली किसके लिए बात करोगे? फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये नोट कर लिया बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बच्चों? यहां से हो गया नोट। अब क्या करो बच्चों? फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज, फॉर सेकंड के लिए देखो बच्चों वही करना है। सेकंड के लिए पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ के कितना लिख दोगे? 3 लैम्डा बाई 2।
सेकंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों सेकंड आर्क के लिए d 3 लैम्डा बाई 2d। तो सेकंड आर्क फ्रिंज कितने में बनेगी बच्चों 3 लैम्डा d बाई 2d। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों, कर लिया। और nth डार्क सिमिलरली थर्ड के लिए बच्चों, फोर्थ के लिए ऐसे ही कर लेंगे, जर्नल लिख दूं। फोर nth डार्क फ्रिंज पोजीशन के लिए, nth के लिए बच्चों क्या बन जाएगी 2n-1। अरे जनरल फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इसके बराबर था 2n-1 लैम्डा बाई 2 की, यही तो था। तो पाथ डिफरेंस जनरली क्या आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी। देखो ये 1 पुट करोगे यहाँ पे तो लैम्डा डी बाई डी आ रहा, 2 पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाई डी, तो ये जनरल आ गया बच्चों। ठीक है, नोट करिए। अरे इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया nth डार्क फ्रिंज पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है बच्चों यहां से देखो, देखो ये कैसे बन रही है बच्चों। यहां से ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या थी, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या थी बच्चों n लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूं तो लैम्डा डी बाई डी, एन की वैल्यू क्या लिखोगे 1 2 3 एल्सो। ठीक है, और आपके पास फ्रॉम सेंटर, किससे बात कर रहे हैं बच्चों, ये सारी वैल्यूज हम लोग फ्रॉम सेंटर से। ये कहां से आया, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कहां से देखेंगे बच्चों, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये भी कहां से बच्चों, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या हो रहा है बच्चों, ये स्क्रीन थी, स्लिट थी बच्चों आपके पास S1 और S2, ये स्क्रीन है बच्चों, ये क्या आपकी स्क्रीन है। अब देखो बच्चों यहां से, तो ये तो सेंट्रल ब्राइट होगी बच्चों। फर्स्ट ब्राइट कितने में मिलेगी, यहाँ पे यहां से यहां पे कहीं, ये वैल्यू कितनी होगी लैम्डा डी बाई डी। और फर्स्ट डार्क कितने बनेगी लैम्डा डी बाई 2d पे, तो यहाँ पे कहीं बच्चों क्या मिल रही होगी डार्क, तो ये वैल्यू कितनी होगी लैम्डा डी बाई 2d। इसी तरह बच्चों नीचे भी डार्क मिल रही होगी यहाँ पे कहीं, कितने पे लैम्डा डी बाई 2d पे। इसी तरह बच्चों ये यहाँ पे क्या मिल रही होगी ब्राइट, कितने पे लैम्डा डी बाई डी पे। इसी तरह बच्चों ऊपर फिर डार्क मिल रही होगी, फिर ब्राइट, फिर यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट। ठीक है, तो इस तरह से इतनी पोजीशन पे क्या मिल रही, ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो ये पोजीशन थी बच्चों फर्स्ट डार्क की, ये पोजीशन थी फर्स्ट ब्राइट की। इसी तरह बच्चों नीचे फिर n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये यहां से इधर वाली ये क्या बन जाएगी, इधर ऊपर वाली ये वाली, ये बन जाएगी 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन आ गई बच्चों, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। नोट करिए बच्चों जल्दी से। तो ये तो आपने बात करी बच्चों लोकेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो ये आपने क्या निकाला बच्चों, जनरल लोकेशन फॉर डार्क फ्रिंज आई और ये आई लोकेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, नोट कर लिया। तो क्या निकाला बच्चों आप लोगों ने, ये आपने निकाला लोकेशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये निकाला बच्चों आप लोगों ने फॉर लोकेशन, एक बार फिर लिख लो, लोकेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या मिली बच्चों आप लोगों को, लैम्डा डी बाई डी। जर्नल एन की वैल्यू आप 1 2 3 कहां से देखोगे, फ्रॉम सेंटर, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है,
लोकेशन फॉर डार्क फ्रिंज क्या मिली बच्चों, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ये भी कहां से देखोगे बच्चों, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। कहां से देखोगे, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बच्चों, नोट करिए। अब आता है बच्चों हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या होगी, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive, distance between two consecutive maxima और bright fringe, और bright fringe, distance between two consecutive maxima और bright fringe is called फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं बच्चों उसको, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या था बच्चों, यहां से देखो, ये आपके पास एक स्लिट S1, ये एक स्लिट S2। ठीक है, ये सेंटर पे क्या था बच्चों, यहाँ पे ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, एक आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, पहले डार्क, ये यहाँ पे ब्राइट, फिर ये यहाँ पे बच्चों कहीं डार्क, फिर ये यहाँ पे ब्राइट। इसके बाद कह रहा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। तो देखो ये सेंटर से एक ब्राइट फ्रिंज बच्चों ये है, लैम्डा डी बाई डी पोजीशन पे n की वैल्यू 1 रखोगे। एक बच्चों ये सेंटर से दूसरी है, यहां से देखो ये वाली, ये किस पे है, 2 लैम्डा डी बाई डी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट, तो देखो टू कंसिक्यूटिव ब्राइट, सेंटर पे देखो तो 0, कोई भी दो ब्राइट, सेंटर वाली को ब्राइट मान लो, फिर इसको ब्राइट मान लो, तो सेंटर वाली पे तो 0 है, तो या एक पहली ब्राइट ये और दूसरी ब्राइट ये, दो ब्राइट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों, फ्रिंज विड्थ। क्या लिखोगे, y2b माइनस y1b। y2b क्या है बच्चों, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये लैम्डा डी बाई डी। तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, फ्रिंज विड्थ। इसको W से लिख सकते हो, ये क्या आ गया आपके, बीटा से लिख देते हैं जनरली इसको। किससे लिख देते हैं, बीटा से, ऐसे लिख देते हैं, बीटा एक सिंबल है इसके लिए और कुछ। ये क्या है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, नोट करिए बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों एक छोटी सी बात यहां समझने की कोशिश है। दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डार्क की क्या है, फ्रिंज विड्थ। वो जगह किसके लिए, डार्क के लिए। देखो मेरी बात समझिए बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूं, दो ब्राइट के बीच में जितनी जगह है, दो ब्राइट्स के बीच में जितनी जगह है वो जगह किसके लिए है बच्चों, डार्क फ्रिंज के लिए। देखो इन दोनों ब्राइट के बीच में जगह किसके लिए बची हुई है बच्चों, डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, दो ब्राइट के बीच में जितनी जगह है उसे क्या कहते हैं, डार्क की विड्थ। क्या कहते हैं उसे, डार्क फ्रिंज की विड्थ। ठीक है, तो लिख इसको मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, यहां से मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, डार्क फ्रिंज विड्थ लिख सकती हूँ, और विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज, विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज कितनी है बच्चों, लैम्डा डी बाई। इसका मतलब क्या, मेरी बात समझे, कि दो ब्राइट के बीच में जो जगह है वो किसके लिए है बच्चों, विड्थ किसकी है बच्चों, डार्क की। इसी तरह दो डार्क के बीच में जो जगह होगी वो किसकी होगी बच्चों, ब्राइट की। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया।
हो गया बच्चों नोट? हिंदी में भी लिखूं क्या मैं? ये नोट कर लिया इधर से, ये हो गया इधर से, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, है ना? लिख लो। अब समझ आ गया? मैंने ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज लिखा है, समझ आया क्यों लिखा? मैंने कहा दो ब्राइट के बीच में जो जगह है, दो ब्राइट के बीच में, देखो ये एक ब्राइट और ये एक ब्राइट, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी, ठीक है, ये एक ब्राइट लैम्डा डी बाई डी पे मिली थी और ये 2 लैम्डा डी बाई डी पे मिली थी, तो इनके बीच में जो जगह है उसे क्या कहते हैं? डार्क की विड्थ। तो उसके बीच में कौन सी फ्रिंज बन रही होगी? डार्क ही तो बन रही होगी बच्चों, इसलिए उसको क्या कहेंगे? विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, नोट करिए। कर लिया? अब लिख लो दूसरा पॉइंट, लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, मिनिमा और डार्क फ्रिंज, उसे भी क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं बच्चों उसको? फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो दो डार्क के लिए कैसे निकालो बच्चों? यहां डार्क लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे? डार्क। तो देखो फर्स्ट डार्क कितने पे आएगी बच्चों? लैम्डा डी बाई एन की वैल्यू एक बार 1 लिखोगे, एक बार 2 लिखोगे, एक बार 3, कोई सी ले लो, पहली दो डार्क ले लो, कोई भी दो, लगातार वाली हो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, या तो पहली दूसरी या फिर दूसरी तीसरी या फिर तीसरी चौथी, कंटिन्यूस हो। ठीक है बच्चों, कंसेक्यूटिव वर्ड क्या होता है? लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एन की वैल्यू 1 लिखोगे तो लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 लिखोगे तो 3 लैम्डा डी बाई 2d। इसको सोल्व करो, देखो 2d एलसीएम, इसको सोल्व करते हैं, यहां से हटा दो बच्चों, यहां से इसको हटा दो यहां से, तो यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे 2 डार्क माइनस ब्राइट डार्क, तो सेकंड डार्क कितने पे आएगी? यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 लैम्डा डी बाई 2d, तो माइनस 1d कितना आ जाएगा? लैम्डा डी बाई 2d। इनको घटाओ बच्चों, 3 माइनस 1 2 बचेगा, तो 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला? लैम्डा डी बाई डी। देखो वही तो आया ना आंसर, तो वही है ना आंसर, वही रहेगा बच्चों, आंसर वही रहेगा। फ्रिंज विड्थ बीटा क्या आई बच्चों? लैम्डा डी बाई डी। क्या आई बच्चों यहाँ पे? फ्रिंज विड्थ बीटा आपकी डी बाई डी। तो इसको आप क्या कह सकते हो? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्या कह सकते हो? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या है बच्चों? लैम्डा डी बाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दो डार्क के बीच में जो जगह है, अब यहाँ पे ब्राइट की जगह क्या लिख दो? डार्क। दो डार्क के बीच में जो जगह होगी उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम क्या कह देंगे? ब्राइट विड्थ। उसे हम क्या कह देंगे? ब्राइट की विड्थ कहते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बना दो ना, एक बार नोट कर लो, मैं बना के भी दिखा देती हूँ आपको। कर लिए बच्चों नोट? हो गया 1 2 3, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों। अब देखो यहां से, देखो ये सेंट्रल थी बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे एक डार्क मिली, फिर यहाँ पे कहीं दूसरी डार्क मिली, बीच में कहीं ब्राइट है। तो पहली डार्क कहाँ पे मिली? लैम्डा डी बाई 2d। दूसरी डार्क कहाँ मिली? 3 लैम्डा डी बाई 2d। इन दोनों के बीच में कौन सी फ्रिंज बन रही होगी बच्चों? ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, तो इसलिए इसको क्या कह दिया? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, आंसर सेम है, नोट करिए। कर लिया बच्चों? हो गया बच्चों नोट? क्लियर बच्चों? इतना सबको समझ आया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखिए बच्चों, नोट डालिए। फ्रिंज विड्थ किस किस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है बच्चों? यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है बच्चों,
वो किस किस पॉइंट पे आपकी डिपेंड कर रही है। तो फ्रिंज विड्थ क्या आई बच्चों हमारे पास, जब भी आप लिखोगे फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से लिख देते हैं जनरली, कितना है बच्चों लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। ये क्या बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, और ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन, ये डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्लिट्स। ठीक है, नोट करिए बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर लैम्डा को बढ़ा दोगे तो बीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सेम यहाँ पे अगर डी इंक्रीज होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर यहाँ पे डी को इंक्रीज करोगे तो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। ठीक है, नोट करिए। हो गया बच्चों। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, वो कहता है कि ये जो हमने कंडीशन पढ़ी बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, ये किसमें पढ़ी हमने, एयर में, कि पूरा सेटअप किसमें रखा हुआ बच्चों, एयर में रखा हुआ है। अब वो कहता है कि अगर इस पूरे सेटअप को उठा के मैं किसमें रख दूं, मीडियम में, वाटर में या किसी भी मीडियम में, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। क्वेश्चन डालिए बच्चों, व्हाट विल बी द इफेक्ट on the fringe width, ठीक है, if young double slit experiment perform in the medium have the refractive index in the medium which have refractive index कितना बच्चों, म्यू। अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बच्चों किस में परफॉर्म करते हैं, किसी मीडियम में, मान लो पहले एयर में था, वाटर में रख दिया, या ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, तो बताइए फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ क्या है बच्चों, बीटा किसके बराबर है, लैम्डा डी बाई डी के। तो देखो वही सेटअप है बच्चों, यही सेटअप है पूरा, पहले ये पूरा सेटअप बच्चों एयर में रखा हुआ है, तो ये डी डिस्टेंस भी चेंज नहीं करी ना उसने ये डी डिस्टेंस चेंज करी, लेकिन मीडियम चेंज हो गया बच्चों। तो मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को एक रिलेशन पढ़ा हुआ आपने सिनेरियो लॉ के अंदर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं एयर की तो ये लैम्डा ए हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करूं बच्चों किसी भी मीडियम के लिए म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसके लिए क्या कर दोगे, लैम्डा एम, मीडियम के लिए। इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो म्यू ए बाई म्यू क्या किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम बाई लैम्डा ए। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वो 1 कह रहा है, तो क्या है 1 बाई म्यू बराबर लैम्डा एम बाई लैम्डा ए, एयर के लिए लैम्डा ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे यहां से। तो पहले बीटा इन एयर, फ्रिंज विड्थ इन ए मतलब एयर बच्चों, तो लैम्डा ए डी बाई डी, और मीडियम के लिए बच्चों मैंने एम लिख दिया, लैम्डा एम डी बाई डी, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, बीटा ए बीटा एम, मीडियम के लिए बात करेगा, बीटा एम बाई बीटा ए, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा एम डी बाई डी, एयर के लिए बच्चों लैम्डा ए डी बाई डी, डी से डी कैंसिल, इस डी से ये डी
कैंसिल। क्या आया बच्चों, लैम्डा एम बाई लैम्डा ए। तो बी एम लैम्डा एम बाई लैम्डा ए, लैम्डा बाई एम बाई लैम्डा ए की जगह बच्चों मैं 1 बाई म्यू लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं 1 बाई म्यू लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो क्या है मेरे पास, बी एम बाई पी ए बराबर 1 बाई म्यू। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, बी एम इज इक्वल टू बी ए बाई म्यू। मतलब क्या हो बच्चों कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में परफॉर्म करेंगे तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी 1 बाई म्यू फैक्टर से। फ्रिंज विड्थ क्या होगी बच्चों, 1 बाई म्यू के फैक्टर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। नोट करिए बच्चों जल्दी से, इधर लिख दो। क्या मिला आपको, बीटा एम इज इक्वल टू बीटा ए बाई म्यू। बीटा ए मान लिया बीटा है, कुछ भी है, तो बीटा एम क्या आ गया बच्चों, बीटा बाई। तो ये आप ये रिजल्ट याद रखें। इसका मतलब क्या हुआ, इन द मीडियम, इन द, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी वाटर में या किसी अदर मीडियम में परफॉर्म करते हैं एयर की बजाय, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है बच्चों, तो उस केस में फ्रिंज विड्थ 1 बाई म्यू के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ जो है बच्चों 1 बाई म्यू के फैक्टर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज। शॉर्टकट में याद रखना, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज बाई 1 बाई म्यू फैक्टर। ठीक है, नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए बच्चों। हो गया बच्चों, नोट हो गया। अब देखिए आगे, तो क्या मिला बच्चों आपको, यहां से क्या लिखोगे, इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म in the medium then fringe width decrease by 1 by mu factor। ठीक है, तो बीटा मीडियम क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा बाई, पहले वाले मीडियम से 1 बाई म्यू फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, नोट करिए, जल्दी नोट कर लो बच्चों। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। करिए, नोट करिए जल्दी से, कैमरा सही दिख रहा है। हो गया बच्चों नोट सबका, ठीक है। तो देखो बच्चों हमारे पास ये क्या आया कि फ्रिंज विड्थ को अगर हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी अदर मीडियम में परफॉर्म करते हैं तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज। अब देखो बच्चों आपने क्या निकाला कि ये हमारे पास स्लिट थी फाइन होल के साथ, ठीक है। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या आई, ये सेंट्रल ब्राइट थी, तो ये मान लिया आपके पास डार्क है, फर्स्ट डार्क, और ये मान लिया सेकेंड डार्क है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, ब्राइट ले लो या डार्क, 3 लैम्डा बाई 2d। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, लैम्डा d बाई 2d, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, इसी स्क्रीन को नीचे बनाऊं बच्चों में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बच्चों, ठीक है। तो ये बीटा आ जाएगा कितना, लैम्डा d बाई d आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो मैं यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू में से मैं अगर ये वैल्यू घटा दूंगी तो मेरे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो आप कोई से पोजीशन ले लो, तो मैं वहां से बच्चों ये मान लूँ कि ये पोजीशन फ्रिंज विड्थ की है, ये बीटा है मेरे पास, ये वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा, इसको मैं बीटा कह सकती हूँ। ये वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास डी, ये एंगल क्या बना, थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ बच्चों, थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों मेरे पास, यहाँ से ये क्या आ जाएगी, बीटा बाई डी, कितने आ जाएगी बच्चों, बीटा बाई। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब tan थीटा कह दो बच्चों, tan थीटा, और स्मॉल एंगल है, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, थीटा के, थीटा बराबर बीटा बाई। ये क्या कहलाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये क्या कहलाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
ठीक है बच्चों, नोट करिए। ये वैल्यू किसकी कहलाएगी बच्चों, हमारे पास एंगुलर फ्रिंज, स्मॉल डी आएगा बच्चों यहाँ पे, कैपिटल डी, स्मॉल डी गलत लिख दिया मैंने, कैपिटल डी ये है ना, देखो ये बीटा ये बाई डी, ठीक है। तो मेरे पास फ्रिंज विड्थ था कि कोई भी दो वेव ब्राइट या डार्क की, बीटा लिख सकती हूँ मैं उसको, ये डी डिस्टेंस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी, ठीक है। नोट करिए बच्चों, इसको क्या कहोगे बच्चों, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्या कहलाएगी हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। नोट करिए एक बार, हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लीजिए बच्चों जल्दी से नोट। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी का वेरिएशन और एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों की बात करते हैं बच्चों। एक बार इंटेंसिटी की बात कर ले पहले, फिर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या आई बच्चों हमारे पास, देखो इंटेंसिटी मान ले बच्चों दो वेव थी और दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, आई कह दूं मैं, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों मेरे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस 5। देखो बच्चों ये जो टर्म है ना, यही टर्म हमारी इंटरफेरेंस की टर्म है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी टर्म इंटरफेरेंस को बता रही है, तो ये टर्म किसको बता रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न इसके कारण बन रहा है, ठीक है। क्या कह दोगे, इंटरफेरेंस टर्म। ये टर्म कौन सी है बच्चों, हमारी इंटरफेरेंस टर्म है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आई आर की वैल्यू क्या बनी, I1 को भी बच्चों आई कह दो, I2 को भी आई कह दो, या I1 I2 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी आई स्क्वायर कोस 5, ठीक है। तो आई आर की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2i प्लस ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2i कोस 5। तो क्या मिला बच्चों, यहां से इधर लिख देती हूँ, आई आर की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 2i बार 1 प्लस में कोस 5, ठीक है बच्चों। तो आई आर कितना आ गया, 2i कोस 5 में प्लस कोस 5 क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 कोस स्क्वायर 5/2। तो आई आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 4i कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है बच्चों। यहां से हमारे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की क्या बनते हैं, 4i कोस स्क्वायर 5/2। इसके दो केस बनते हैं बच्चों, एक केस ब्राइट फ्रिंज के लिए और एक हमारा डार्क फ्रिंज के लिए। ब्राइट को आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हो, इसको आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। ब्राइट के लिए बच्चों कोस 5 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 5 बराबर 0, तो इंटेंसिटी क्या आई 4i, 5 की वैल्यू 0 रखोगे तो। और इसके लिए वैल्यू कितनी रखोगे बच्चों, पाई -1 होनी चाहिए, तो पाई कोस पाई/2 तो 0, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0। अगर 5 की वैल्यू क्या रखोगे पाई, तो पाई/2 कोस 5 0। तो डार्क के लिए फ्रिंज कितनी आ जाएगी बच्चों 0, और ब्राइट के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी 4 है। इतना नोट करो, फिर इसको प्लॉट करते हैं बच्चों, नोट करिए जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट, हो गया क्लियर। आगे देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न में बच्चों जो हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है वो कुछ ऐसे होती है बच्चों, यहाँ से, ठीक है, इधर भी और इधर इक्वली स्पेस होती है। ये फ्रिंज बनती है ना बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो इक्वल स्पेस पे होती है, जैसे ब्राइट डार्क सारी इक्वल स्पेस में होती है, ठीक है, और सब बराबर इंटेंसिटी की होती है। किसकी होती है, बराबर इक्वल इंटेंसिटी की बच्चों वो यहाँ पे होती है आपके पास, ठीक है। तो ये यहाँ से बच्चों आपके पास ये सब बराबर होगी बच्चों, मैं ज्यादा ऊपर ले गई इसको,
सब बराबर होती है लगभग ना, थोड़ा ऊपर बनाऊंगी इसको, ये बराबर इंटेंसिटी पे आएंगे आपके पास, ठीक है, इक्वल इंटेंसिटी। ये वेरिएशन बच्चों सेम होता है, ठीक है। ये सेंट्रल ब्राइट होती है, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये कैसी होती है बच्चों हमारे पास सेंट्रल ब्राइट, ये λ/2, फिर ये लैम्डा, ये डार्क होगी बच्चों, फिर ये ब्राइट, ठीक है, ये लैम्डा, ये 3λ/2, ठीक है, ये फिर आपके पास डार्क, फिर ये आपके पास बच्चों ब्राइट, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बच्चों आगे चलती जाएगी, 2λ आ जाएगी, 2λ। फिर ये आगे जो अगर आगे कोई जा रही है बच्चों यहाँ पे ऐसे और आगे बढ़ रही है, तो ये यहाँ से आपके पास ऐसे, तो ये आपके पास 5λ/2। इसी तरह बच्चों सिमिलर, ये सेंट्रल ब्राइट है ओ पॉइंट पे, सिमिलरली इधर बच्चों ये -λ/2, ये -λ, फिर ये यहाँ पे माइनस का 3λ/2, और ये बच्चों आगे मेरे पास थोड़ी जगह नहीं थी इधर बनाने की, बाकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्राइट होती है बच्चों, इक्वल इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, ठीक है, लगभग इक्वली इंटेंसिटी की होती है सारी ब्राइट फ्रिंज जो फ्रिंज बनती है ना बच्चों। इसमें देखो सेंट्रल ब्राइट बनी, फिर क्या बनी डार्क, फिर क्या बनी बच्चों ब्राइट, फिर ये इधर डार्क, इधर भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर बच्चों इधर ये ब्राइट, ठीक है, फिर इधर बच्चों डार्क, ये इक्वली स्पेस्ड होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस बनती है बच्चों वो इक्वली स्पेस्ड होती है, इक्वल इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हालांकि सेंट्रल फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, हल्की सी सेंट्रल फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, बाकी लगभग इंटरफेरेंस पैटर्न में सारी फ्रिंजेस क्या होती है इक्वल इंटेंसिटी और इक्वली स्पेस्ड होती है। कहते यही है कि इक्वल इंटेंसिटी की होती है बच्चों और इक्वली स्पेस्ड होती है। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, इन द interference pattern, in the interference pattern, in the young double slit experiment, ऐसे लिखो, in the young double slit experiment, ठीक है, fringes are equally spaced and have equal intensity, ठीक है। अब ये भी लिख लो यहाँ पे, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस, किसी भी इंटरफेरेंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे यंग डबल स्लिट भी करेंगे, न्यूटन रिंग्स का भी करते हैं आप, हालांकि न्यूटन रिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न में बच्चों जो फ्रिंजेस बनती है वो इक्वली स्पेस्ड होती है और इक्वल इंटेंसिटी की होती है जनरली, ठीक है। थोड़ी सी सेंट्रल ज्यादा ब्राइट होती है, हल्की सी, बाकी कहते यही है कि फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड एंड इक्वल इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में बच्चों ऐसा नहीं होता, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, वो डिफ्रैक्शन बताऊंगी जब बताऊंगी आप लोगों को मैं, फिलहाल इतना रखो, इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। इधर क्या है बच्चों, ये इस वाली एक्सिस पे ले रखी है आपने इंटेंसिटी, और इस वाली एक्सिस पे इधर ले रखा पाथ डिफरेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इधर लिख दो मैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, और इधर क्या है एक्स एक्सिस में क्या है बच्चों इंटेंसिटी, और इधर क्या ले रखा आपने पाथ डिफरेंस। नोट करिए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ऑलवेज। इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है बच्चों वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है ऑलवेज फॉलो करता है आपके पास, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
पहले लिखो टोटल इंटेंसिटी इन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, टोटल इंटेंसिटी in the two incoherent sources, coherent sources। अगर दो सोर्सेज इंडिपेंडेंट है आपके पास, इनकोहेरेंट सोर्स वेव है, ठीक है, टोटल इंटेंसिटी क्या होगी? टू इनकोहेरेंट सोर्स, इसकी भी बात करें बच्चों, इनकोहेरेंट इंटेंसिटी फॉर इनकोहेरेंट वेव, ठीक है। अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स है बच्चों, अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे होंगे बच्चों? इनकोहेरेंट। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर इनकोहेरेंट। जैसे दो बल्ब, ऑर्डिनरी बल्ब कह दूं मैं, ठीक है, इनकोहेरेंट। क्या होते हैं बच्चों? इनकोहेरेंट, ठीक है। कैसे बच्चों? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर इनकोहेरेंट बिकॉज in that case phase difference not remains constant, not remains constant। इस केस में टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? I1 प्लस में I2। अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक की इंटेंसिटी I1 है तो दूसरे की क्या हो जाएगी? I2। देखो टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास? I की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो इस केस में क्या होता है बच्चों? दो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर इंटेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? क्या होता है? cos फाई फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंने बताया था कि एक सेकंड में 10⁸ टाइम्स पैटर्न बनता है। जो चेंजेस है वो बहुत ही few सेकंड में होते हैं, 10⁻⁸ सेकंड में। ठीक उल्टा कहूं या मैं ये कह दूं 1 सेकंड 10⁸ टाइम्स पैटर्न बनता है, तो हमारी आई जिसको कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए जो cos फाई है फैक्टर है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है आपके पास? 0 बन जाती है, ठीक है। तो लाइट वेव जो है बच्चों रैंडमली चेंज होती रहती है, किस रेट से? 10⁻⁸ सेकंड के रेट से, जिसको ह्यूमन आई कभी भी ऑब्जर्व बच्चों नहीं कर सकती। इसलिए cos फाई फैक्टर की वैल्यू इस केस में क्या हो जाती है? 0। तो टोटल इंटेंसिटी क्या बनेगी? I1 प्लस में I2। कब बच्चों? जब आप इनकोहेरेंट सोर्स की बात करते हो। जब आप किसकी बात कर रहे हो बच्चों? इनकोहेरेंट सोर्स की। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि दो इनकोहेरेंट सोर्स है, I1 बराबर I2 बराबर I0 के बराबर है, तो टोटल इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? 2I0। ये कब होगा बच्चों? जब इनकोहेरेंट सोर्स है। जब सोर्स कैसा है बच्चों? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट में फेज डिफरेंस कांस्टेंट क्यों नहीं रहता? ये बात मैंने बड़े अच्छे से पिछले वीडियो लेक्चर में समझाई थी, क्योंकि इनकोहेरेंट सोर्स की कंडीशन में फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड करता है, ओमेगा सेम नहीं होता। तो आपके पास जैसे बल्ब है बच्चों, एक सेकंड में इस एक पॉइंट पे वेव कितने रेट से आ रही है? 10⁻⁸ सेकंड से, या मैं कह दूं एक सेकंड में इसी एक पॉइंट पे 10⁸ टाइम्स इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, जिसको ह्यूमन आई कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकती। इसलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्स कोई भी कभी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बच्चों नहीं बनाएंगे। नोट करिए। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन इन द इंटरफेरेंस। हो गया। अब लिखे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन द इंटरफेरेंस। ठीक है, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन of energy in the interference pattern। conservation of energy in the interference pattern। तो बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है आपके पास कि एवरेज एनर्जी क्या होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में? आई एवरेज क्या होगी बच्चों? I मैक्सिमम प्लस में I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगी एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो I मैक्स
मैक्सिमम किसके बराबर आया था बच्चों आपके पास, A1 प्लस A2 की, ठीक है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर होती है, स्केयर लिख लो। आई मिनिमम कितने के बराबर आया था बच्चों, A1 माइनस A2 का स्केयर, ठीक है। आप पुट करिए बच्चों, तो आई एवरेज इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस क्या बनी, A1 प्लस A2 का स्केयर प्लस A1 माइनस A2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करिए बच्चों, तो आई एवरेज क्या मिला, A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर माइनस 2A1 A2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बच्चों आपस में टर्म कैंसिल, तो क्या मिला, आई एवरेज A1 का स्केयर 2A1 का स्केयर प्लस 2A2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2। अरे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर होती है भाई, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आया था, A1 प्लस A2, और मिनिमम क्या आया था, A1 माइनस A2, यही तो आया था ना। तो इंटेंसिटी के लिए स्केयर करते हैं सीधा सीधा। अरे ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आई थी, A1 प्लस A2, और ए मिनिमम की वैल्यू क्या आई थी, A1 माइनस A2। आई मैक्सिमम को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए मैक्सिमम का स्केयर A1 प्लस A2 का स्केयर, समझ आ गया अब कैसे लिख दिया, और ये ए मिनिमम का स्केयर, तो ये A1 माइनस A2 का स्केयर हो जाएगा भाई बच्चों। तो ये तो लिखा, देखो मैंने सीधा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब समझ आ गया, क्लियर। तो यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो देखिए 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर, ठीक है। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या आई बच्चों यहाँ से आपके पास, ये नोट कर लिया ऊपर से, कर लो जल्दी, नोट कर लो एक बार, जल्दी से नोट करिए बच्चों, कर लिया, अरे नोट हो गया भाई, हो गया, 1 2 3 नोट हो गया, कर लिया। अब इधर से डालो, देखो तो क्या है बच्चों यहां से आपके पास, आई एवरेज इंटेंसिटी A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर, और अभी अभी आपने इनकोहेरेंट सोर्स के लिए बात करी, फॉर इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट के लिए आई टोटल कितने आए थे बच्चों, आई एवरेज या आई टोटल कहते हो आप लोग, उसकी वैल्यू कितनी थी, I1 प्लस में I2 यही थी, तो I1 एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो गया, A1 के स्केयर के, I2 एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो गया, A2 के स्केयर के, फॉर इनकोहेरेंट क्या बना बच्चों, A1 का स्केयर प्लस में A2 का स्केयर। तो देखो चाहे आपने कोहेरेंट सोर्स के लिए बात करी, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपने जर्नल कोई भी 2 सोर्स ले लाइट के, ठीक है, उस केस में भी आपकी एनर्जी बच्चों देखो टोटल इंटेंसिटी वही आ रही है, और पहले वाले केस में भी टोटल एनर्जी या टोटल इंटेंसिटी बच्चों आपकी वही आ रही है, ठीक है। तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है, इनकोहेरेंट मतलब कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। जब कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है बच्चों तब भी एनर्जी वही है, इंटेंसिटी वही है, और जब आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है तब भी आपकी टोटल एवरेज एनर्जी वही मिल रही है, एवरेज एनर्जी एवरेज इंटेंसिटी वही मिल रही है। इसका मतलब सिंपली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, टोटल एनर्जी में कोई चेंजेस वहां पे नहीं हो रहा। इट मीन्स इंटरफेरेंस पैटर्न फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we simply say from 1 and 2 we simply says that total energy is redistributed
सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे लिख लो बेटा, थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी लग रही है ना, लैंग्वेज दूसरी लिख देते हैं। देखो, दिस इक्वेशन shows that simply intensity of light, this equation shows that intensity of light, this equation shows that intensity of light simply being redistributed सिंपली क्या हो रहा है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड from constructive interference to destructive interference, ठीक है। सिर्फ एनर्जी जो है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। टोटली एनर्जी क्या है बच्चों, आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स दैट in interference energy remains conserved, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न जो है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। एनर्जी क्या रहती है बच्चों, कंजर्व रहती है इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। सिर्फ एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों, देखो इनकोहेरेंट था तब भी एनर्जी वही थी, और कोहेरेंट है तब भी टोटल एनर्जी वही मिली हमें एवरेज, ठीक है। इनकोहेरेंट है तब भी, कोहेरेंट है तब भी। तो सिंपली एनर्जी का बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखा, कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर्ड हो रहा है। टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, वहां पे कांस्टेंट, ठीक है। वो एनर्जी, टोटल एनर्जी कुछ फॉर्म, किसी ब्राइट को ज्यादा है, किसी ब्राइट में जा रही है, डार्क कम हो रही तो इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ब्राइट में वही ज्यादा जा रही है, तो टोटल एनर्जी ओवरऑल कम है, सेम है बच्चों, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ऑलवेज फॉलो करता है। क्लियर हुआ बच्चों ये बात मेरी आप सबको, ठीक है। समझ आ गई बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। ओके बच्चों, ठीक है।